हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जनरल टेस्ट की आपकी प्रिपरेशन के लिए आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, ये टॉपिक है एवरेज। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोटी क्लासेस से काफी पढ़ते आ रहे हो और अभी तक उसको यूज करते आ रहे हो कि किसी भी चीज की आपको एवरेज कैसे निकालते हैं आप। अब जब आपके टेस्ट होते हैं तब आपके मार्क्स मिलते हैं तो आप उसकी एवरेज निकालने बैठ जाते हो, मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। मतलब एवरेज का फंडा अगर हम देखें ना तो लगभग लगभग हर एक बंदा इसको यूज करता है। कोई किसी वे में यूज करता है, कोई किसी वे में यूज करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई हो। मतलब सभी को एवरेज की जरूरत पड़ती रहती है। एवरेज हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अगर हम बाइक पे जा रहे हैं भाई, हम पेट्रोल की एवरेज निकालते हैं भाई कितनी एवरेज हमें मिलेगी। ठीक है, अगर हम खर्चा घर का देखते हैं तो हम एवरेजली निकालते हैं कि भाई इस मंथ घर में लगभग खर्चा कितना आया। तो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है। हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा होगा, उसके बाद से लगातार हर क्लास में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे एवरेज की, यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको आपकी जो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन है उसमें आपको कुछ हेल्प मिल सके। देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज को आप मीन भी बोल सकते हो। ठीक है, एवरेज को आप मीन भी बोल सकते हो। और इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती है, यानी जितने भी आपके पास डाटा होता है, उन सारे डाटा को आपको इकट्ठा करना है, उनका टोटल करना है। और वो कितने डाटा हैं उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे आप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यूटी होते हैं और यूटी के अंदर मान लो 20 नंबर का टेस्ट है, तो किसी के बच्चे के नंबर आ रहे हैं 19 एक टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में आ रहे हैं 18, एक टेस्ट में आ रहे हैं 20, एक टेस्ट में आ रहे हैं 13, अगले टेस्ट में फिर आ रहे हैं 20। अब ये 5 टेस्ट होते हैं तो भाई हमें मार्क्स की एवरेज पता लगानी है कि यहाँ पर मार्क्स वेरी कर रहे हैं, 13 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, तो बच्चे की एवरेज कितनी है, मार्क्स की एवरेज कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है उससे कर देंगे डिवाइड। तो 9 + 8 17, 17 और 3 20, 2 + 3 4, 4 2 6, 7, 7 और 2 9, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 18 इसकी एवरेज आ गई। मतलब हम ये कहेंगे कि जो मार्क्स है ना बच्चे के, वो लगभग 18 है, 18 की उसकी एवरेज है। अगर हम इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मीन के लिए हम एवरेज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। और इसका फार्मूला क्या बन गया आपके पास, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एक्स आई का मतलब हो गया कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती है उन सबको आपको सम कर देना है। और सम करके उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और सिग्मा एक्स आई इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एन से हम उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका मीन आएगा। अब यहाँ से अगर मेरे को ये टोटल निकालना हो, अब क्वेश्चन में हमें सिग्मा एक्सआई निकालना हो, आपको मीन दे रखा हो, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, आपको बताया हुआ हो कि भाई एक स्टूडेंट के 5 टेस्ट होते हैं तो उसका जो मीन मार्क है वो इतना आता है, या उसके एवरेज मार्क्स इतने आते हैं। जैसे अगर मैं इसी केस की बात करूं तो हमें ये बताया जाए कि भाई बच्चे के जो एवरेज मार्क्स है ना, वो एवरेज मार्क्स है कितने, 18 है, और उसने नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं 5, तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे। तो ये टोटल निकालने के लिए आपको मीन को इसके नंबर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया आपके पास इसका टोटल 90। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको टोटल कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में आपको एवरेज दी होगी, आपको नंबर ऑब्जर्वेशन दी होगी और उसकी हेल्प से आपको टोटल निकालना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका टोटल नंबर आ जाएगा कि आपके टोटल जो होगा ऑब्जर्वेशन का वो इतना होगा। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसके आंसर भी पता कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन में क्या कहता है, इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इंक्रीजेज बाय x। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ x ऐड कर दें, यानी कोई भी वैल्यू ऐड कर दें, तो जो मीन होगा उसमें भी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे अभी हमने एवरेज निकाली थी, मान लो मैं हर एक टेस्ट के अंदर उसके 1 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कर, हर एक टेस्ट के अंदर 1 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो क्या होगा, उसकी एवरेज जो 18 आ रही थी वो 19 हो जाएगी। तो आपको अलग से दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है कि आपने उनका सम किया, पहले भाई जितने जितने उसके मार्क्स थे, पहले उसके मार्क्स थे 19, फिर 18, फिर 20, फिर 13 और फिर 20। तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक तो नहीं बनता कि 20 मार्क्स का टेस्ट है और 21 मार्क्स हम उसके कर दें, पर समझने के लिए आप समझो कि अगर हम इसकी एवरेज निकालें 5 मार्क्स की, और हमने इन सभी के अंदर 1 1 1 ऐड कर दिया, तो जो इसका टोटल आएगा वो बन जाएगा 95, और इसका जो मीन है वो बन जाएगा 90। ठीक है।
तो वो आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप x सब्ट्रैक्ट करते हो ऑब्जर्वेशन में से, तो जो एवरेज होगी वो भी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी जितना आपने उसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया है। इफ x इज मल्टीप्लाई टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज मल्टीप्लाइड बाय x। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो जो एवरेज होगी वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय x देन एवरेज डिवाइडेड बाय x। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ डिवाइड कर देते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज आएगी फाइनल वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंक्रीज करते हो यानी प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो सारी की सारी एवरेज को, एक को नहीं, सारी की सारी एवरेज, सारी की सारी वैल्यूज को, तो जो उसकी एवरेज आएगी उसमें भी उतना ही फर्क आ जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो एवरेज में ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एवरेज में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत से क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। कहता है द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एवरेज ऑफ एन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी इफ डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो जो एवरेज होगी वो हमारे पास ये बनेगी, a प्लस बी अपॉन में 2। कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं तो उन नंबर्स का डिफरेंस हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। डिफरेंस हमेशा, जो गैप है ना उनके बीच में, वो एक जैसा रहना चाहिए। तो उसकी जब आप एवरेज निकालोगे तो उसके लिए आपको सबका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पहली वैल्यू लेनी है ए और लास्ट वाली वैल्यू लेनी है बी, उन दोनों का सम करके 2 से कर दो डिवाइड, वही आपका आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर निकालो। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करोगे और फिर 100 से डिवाइड करोगे। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, पहला वाला नंबर लेना है, लास्ट वाला नंबर लेना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से कर देना है डिवाइड, ये आपके पास इसकी एवरेज आ गई। तो गैप कुछ भी हो, गैप कुछ भी हो, गैप की वजह से, बस गैप ये है कि आपका सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 25, ये भी नेचुरल है, चलो एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 14 to 77। ये कह रहा है कि आपको मल्टीपल्स लेने हैं 7 के। 7 का मल्टीपल मतलब पहली वैल्यू तो 7 ही होगी, फिर उसके बाद 14 होगी, फिर 21 होगी, 28, 35, 42, 49, 56 और 63, 70 और 77। ये कह रहा है कि इन सब नंबर्स की एवरेज निकालो। तो यहाँ पर कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर बने। तो इन सारे नंबर्स को मैं ऐड करके 11 से डिवाइड करूं, या फिर मैं सीधा क्या करूं, पहला वाला नंबर उठाऊं और लास्ट वाला नंबर उठाऊं, उन दोनों को ऐड करके 2 से कर दूं डिवाइड, तो जो वैल्यू आएगी ना वो एवरेज के बराबर ही आएगी। तो इस तरह से कोई भी एक ऐसी सीरीज मिल जाए आपको जिसमें गैप एक जैसा रहे, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर उठाओ, उन दोनों को ऐड करके उसकी एवरेज निकाल दो, वही हमारा आंसर आएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर ट्रिक्स हैं, कुछ मतलब कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एवरेज निकालनी है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो कंडीशंस वाले क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है, पहली कंडीशन में कहता है व्हेन ए पर्सन लीव्स ए ग्रुप एंड अनदर जॉइन द ग्रुप इन प्लेस ऑफ पर्सन लेफ्ट। कि हमारे पास मान लो एक 10 लोगों का ग्रुप है, अब 10 लोगों के ग्रुप में से एक बंदा चला गया और उसकी जगह तुमने दूसरा एक बंदा इंक्लूड कर लिया। एक बंदा गया, दूसरा बंदा आ गया, मतलब जितो 10 लोगों का ग्रुप है ना वो नहीं टूटा, वो 10 का 10 ही रहेगा। हाँ ये है कि उसमें एक मेंबर का फर्क आ गया, एक मेंबर जो पहले था वो चला गया, उसकी जगह एक नया मेंबर आ गया। तो ऐसे केसेस में आपसे दो कंडीशंस आएंगी। ऐसे केसेस में जब वो बंदा आएगा, नया वाला बंदा आएगा, तो एवरेज एज या तो बढ़ेगी या फिर वो घटेगी, दो ही काम होंगे। ठीक है, या तो एवरेज एज बढ़ जाएगी या एवरेज एज घट जाएगी। अगर एवरेज एज में कोई फर्क ही ना पड़े, अगर एवरेज एज में कोई फर्क ना पड़े, वो कहेगी भाई एक बंदा निकल गया दूसरा बंदा आ गया, एवरेज एज सेम है, तो इसका मतलब जो बंदा निकला था उसकी जो एज होगी वही नए वाले बंदे की एज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम केसेस वो ले रहे हैं कि आपकी एवरेज एज या तो इंक्रीज करेगी या एवरेज एज डिक्रीज करेगी। तो जो नया वाला बंदा आएगा, एज ऑफ न्यू कमर, उसका फार्मूला क्या होगा, उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ पर्सन लेफ्ट, जो पर्सन चला गया है, जो पर्सन ने ग्रुप को छोड़ दिया है, उसकी एज यहाँ पर लिखनी है, प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ मेंबर कितने उस ग्रुप के अंदर है, इनटू में इंक्रीज इन एवरेज एज, और एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी जो एवरेज एज पहले थी उसके मुकाबले अब जो नया वाला बंदा आया है उसकी वजह से जो एवरेज एज में बढ़ोतरी हुई है वो कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो आपको यहाँ पर निकाल के एन से मल्टीप्लाई करना है और जो पुराने वाला बंदा है उसकी एवरेज एज को इसमें ऐड कर देना।
अगर एवरेज एज आपकी डिक्रीज हो रही है तो फार्मूला तो सेम रहेगा, बस क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। एज ऑफ द पर्सन लेफ्ट माइनस एन इंटू डिक्रीज इन एवरेज एज। ठीक है, ये आपको ट्रिक लगानी है तो आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 4। 8 लोगों का एक ग्रुप है, उनकी एवरेज एज में 4 साल की बढ़ोतरी हो जाती है, 4 साल एवरेज एज बढ़ जाती है। व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, जब उसमें से एक नया बंदा आता है, जो उस ग्रुप के अंदर 8 लोग हैं ना, उनमें से किसी एक की जगह एक नया बंदा आ जाता है, तो व्हाट माइट बी द एज ऑफ द न्यू पर्सन। तो जो नया वाला बंदा आया उसकी एवरेज एज कितनी है, उसकी एज कितनी है, एवरेज एज नहीं, उसकी एज कितनी है। तो उसके लिए क्या करना है, जो बंदा छोड़ के गया है उसकी एज आपको दे रखी है 30। ठीक है, अब उसके आने से एवरेजेस बढ़ गई है, बढ़ गई है तो यहाँ पर आप लगाओ प्लस। कितनी बढ़ी है, बड़ी कितनी है उसकी, 4 साल एवरेजेस बढ़ गई है। और कितने लोग ग्रुप के अंदर थे, 8 लोग ग्रुप के अंदर है। 8 4 जा 32, 30 प्लस 32, आंसर आ जाएगा 62। ये जो नया वाला बंदा है ना, उसकी एवरेज, उसकी जो एज है वो 62 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो इसी कंडीशन है उस कंडीशन में क्या कहता है, द व्हेन ए पर्सन जॉइन्स ए ग्रुप विदाउट रिप्लेसिंग एनी पर्सन। अब जो पर्सन है ना ग्रुप के अंदर से कोई गया नहीं, कोई गया नहीं, जो ग्रुप है पक्का मजबूत है, कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता ग्रुप को, लेकिन एक नया बंदा जो है वो ग्रुप में आना चाहता है, तो हम उस नए बंदे को ग्रुप के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब उस नए बंदे के आने से क्या होगा, फिर वही होगा कि एवरेजेज या तो आपकी बढ़ेगी या एवरेजेज आपकी घटेगी। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो न्यू कमर है उसकी एज क्या होगी, तो प्रीवियस एवरेज एज लेनी है, क्योंकि बंदा ने तो अब किसी ने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जो है जैसे के हैं वैसे के वैसे ही हैं। तो प्रीवियस एवरेज यानी जो एवरेजेज पहले ग्रुप की थी वो एवरेज एज लेनी है, प्लस n+1। n+1 का मतलब है क्योंकि जितने लोग पहले उस ग्रुप में थे वो तो है ही है, उसकी और उसके अलावा एक और बंदा उसमें आ गया, इन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, n+1। तो n+1 को मल्टीप्लाई कर देना है इंक्रीज इन एवरेज एज। एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर जो हमने पिछले वाले कंडीशन में यहाँ पर एज ली थी उसकी जो ग्रुप को छोड़ के चला गया था, लेकिन अब कोई ग्रुप को छोड़ के नहीं जा रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस एवरेज एज लेनी है कि पहले वाली जो एवरेज एज है वो कितनी है। अगर उस नए बंदे के आने से एवरेज एज में डिक्रीज होता है, कम होती है, तो उस केस में फार्मूला फिर वही सेम रहेगा, बस प्लस की जगह यहाँ पर आपको माइनस लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि एवरेज एज ऑफ 6 वुमेन इज 32 ईयर्स। 6 वुमेन है, उनकी एवरेज एज 32 ईयर्स है, विच इज इंक्रीज बाय 1 ईयर, 1 साल वो बढ़ जाती है। व्हेन ए न्यू वुमन कम्स इन द ग्रुप, व्हाट माइट बी द एज ऑफ द न्यू वुमन। तो जो नई वुमन आई है ग्रुप के अंदर उसकी एज कितनी होगी। अब ये निकालने के लिए जो प्रीवियस एवरेज एज थी वो कितनी थी, 32 थी, तो 32 यहाँ लेंगे, प्लस लोग पहले थे 6, 6 वुमेन थी, एक और आ गई, तो 6+1 यानी 7 हो गया। अब इसके आने से एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हुई, एक जो साल है ना एवरेज एज उसकी बढ़ गई, 1 साल एवरेज एज उसकी बढ़ गई, यानी इंटू में कर देंगे एक, तो 32, यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 × 1 7, आंसर आ जाएगा 39। तो जो नई वुमेन आई है उसकी उसकी जो एज है वो होगी 39 ईयर्स। अब इसी में क्वेश्चन में एक कंडीशन और होती है। ठीक है, दो कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, एक में क्या हुआ कि जो एक बंदा था ग्रुप को छोड़ के चला गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, रिप्लेस कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा कि एक भी बंदा ग्रुप में से गया नहीं, एक नया बंदा ग्रुप के अंदर आ गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन ए पर्सन लीव्स ए ग्रुप एंड नो अदर पर्सन जॉइन द ग्रुप। एक पर्सन ने ग्रुप छोड़ दिया लेकिन उसकी जगह कोई नया बंदा नहीं आया, एक पर्सन ने ग्रुप छोड़ दिया लेकिन उसकी जगह कोई नया बंदा नहीं आया, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर वही होगा कि एवरेज एज या तो आपकी बढ़ेगी या फिर आपकी एवरेज एज घटेगी। ठीक है, एवरेजेस या तो बढ़ेगी या फिर एवरेजेस घटेगी। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, जब एवरेजेस आपकी बढ़ेगी तो यहाँ माइनस लगेगा बीच में, और घटेगी तो प्लस लगेगा, क्योंकि एक बंदा निकल गया आपके ग्रुप से, एक बंदा आपके ग्रुप से निकल गया, और उसकी वजह से एवरेज एज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एज जो थी ना वो कम थी, एवरेज से उसकी एज कम थी। ठीक है, और अगर उस बंदे के जाने से एवरेज एज आपकी घट रही है, तो इसका मतलब है कि जो बंदा ग्रुप छोड़ के गया है उसकी एज एवरेज एज से ज्यादा है। ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जिस जो आदमी ने ग्रुप को छोड़ा उसकी एज कैसे निकालेंगे, कोई प्रीवियस एवरेज एज जो पहले एवरेज एज थी वो निकालेंगे,
फिर माइनस का साइन लगेगा, और अब यहाँ n-1 हो जाएगा क्योंकि एक बंदा ग्रुप में से कम हो गया। n-1 इंटू इंक्रीज इन एवरेजेज, एवरेजेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम यहाँ पर बस माइनस की जगह प्लस का साइन रहेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। तो यहाँ कहता है जैसे एवरेज एज ऑफ 10 गर्ल्स इन ए हॉस्टल इज 19 ईयर्स, 10 गर्ल्स हैं, एवरेज एज 19 ईयर्स है, बट वन गर्ल लेफ्ट द हॉस्टल एंड एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1.5 ईयर। एक लड़की ने ग्रुप छोड़ दिया, उसके छोड़ने की वजह से जो एवरेज एज थी वो आधा साल बढ़ गई, 6 महीने बढ़ गई। तो जो प्रीवियस एवरेज एज थी वो थी हमारे पास 19, अब उसके ग्रुप को छोड़ने से एवरेज एज आपकी बढ़ गई है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। अब कितने लोग ग्रुप के अंदर रह गए, पहले थी 10 गर्ल्स, अब रहेगी उसमें से एक कम 10-1, और एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी एवरेज एज बढ़ी है, आधा साल बढ़ी है, तो इनटू में कर देंगे 1/2। तो यहाँ आ गया 19 माइनस 9 आएगा 9/2, 19 टू द 38, 38 में से माइनस करोगे 18 माइनस 9 9, यहाँ आ गया 2, और इसको डिवाइड करोगे तो 14.5 ईयर। जिसने ग्रुप को छोड़ा था उसकी जो एज है वो 14.5 ईयर थी। अब देखो उसके छोड़ने से, इस एक गर्ल के छोड़ने से एवरेज एज में बढ़ोतरी हुई है, तो उसकी एज एवरेज एज से कम थी, तो यहाँ 14.5 ईयर आ रहा है, और यहाँ पर 19 इसकी एवरेज थी, मतलब ये वाली वैल्यू इससे कम ही आएगी। तो ये कंसेप्ट से भी आपको कई बार एमसीक्यूज में ऑप्शन मिलते हैं ना, आप उसमें भी आंसर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि जब आपको डाटा के साथ साथ उसका वेट भी दिया होता है। कोई जो डाटा आपको दिया हुआ है, आपको उसका वेट भी दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं मंथली का एक घर का खर्चा के एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो उसमें मैंने घर में आटा, इतना आटा लिया, मैंने चीनी ली, ठीक है, मैंने दाल ली, और भी कई सारे सामान होते हैं किचन के, वो सारे लिए। अब उसकी एवरेज मुझे खर्चा निकालना है, तो एवरेज खर्चा निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट है उसको मैं डिवाइड करूँ, टोटल करके उसको फिर मैं डिवाइड करूँ नंबर ऑब्जर्वेशन से। लेकिन यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है ना, उसमें उसका वेट भी कंसीडर होना चाहिए कि मैं आटा कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। आटा मैं महीने के अंदर 10 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं 20 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जब उसका वेट भी हम काउंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज के लिए क्या करना है आपको, W1x1 मतलब जिसका हमने वेट लिया है वो वाला डाटा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर W2x2, W3x3 और WNxn सबका वेट से मल्टीप्लाई करके बाद में उसका सम करना है, और नीचे टोटल आपको वेट कर देना है। उससे जो निकलेगा आपके पास वो आएगी वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज जो होती है, अगर ऑल द वेट आर इक्वल, अगर सारे वेट इक्वल होते हैं, अगर मैं आटा चीनी दाल जो भी यूज कर रहा हूँ सभी का मैं सेम क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें फिर आप नॉर्मल एवरेज भी निकाल दोगे तो भी वो दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर वेट जो है ना उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। वेटेड एवरेज इज मोर एक्यूरेट देन द सिंपल एवरेज। तो अगर आप खर्चा निकालना चाहते हैं घर का एवरेज का, तो आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट आपने खर्चा किया है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने किस अमाउंट में कितनी चीज ली थी, मतलब उसका वेट कितना था। अगर आप उससे निकालेंगे एवरेज तो ज्यादा एक्यूरेट एवरेज आएगी बजाय ओनली खर्चे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब कि आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको कवर करने में आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसके हिसाब से जो स्पीड आएगी उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर मान लो एक टोटल जो डिस्टेंस है ना उसको दो पार्ट में कवर कर दिया, दोनों इक्वल इक्वल पार्ट। हमने बताया कि भाई एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस आपका है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x किलोमीटर पर आर की स्पीड से किया, और ये वाला जो डिस्टेंस है हमने y किलोमीटर पर आर की स्पीड से किया। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला रहेगा, 2xy डिवाइडेड बाई x+y। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये नहीं देखना कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट देखनी है, यानी जो आपका इनिशियल पॉइंट था। अब जैसे आप मान लो किसी एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस आपका ये आ गया, तो जब डिस्टेंस काउंट करेंगे तो हम ये काउंट करते हैं ये कितना हम दूर चले, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे कि भाई ये डिस्टेंस कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो निकल जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। और उसके बाद ये जो सारा कंसेप्ट हमने करा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में एग्जाम के अंदर आसानी रहे। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। 8 लोग हैं ग्रुप के अंदर, उनका एवरेज वेट इतना बढ़ जाता है, एवरेज वेट इतना बढ़ जाता है
व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हुज वेट इज 65 kg। जब उसमें से एक नया बंदा आता है उस बंदे की जगह जिसका वेट 65 kg था, तो व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो जो नया बंदा उस ग्रुप के अंदर आ रहा है उसकी एज है वो कितनी होगी। अब यहाँ पर जो पहली वाली कंडीशन थी ना, कंडीशनल ट्रिक्स जो हमने करी थी, उसमें पहली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो। ये जो नया वाला बंदा आ रहा है उसकी एज निकालने के लिए आपके पास जो पुराना वाला बंदा है उसकी एवरेज, उसकी एज लेनी है 65 प्लस, अब जो बंदा आया था उसकी जगह एक बंदा चला गया, तो यानी जो नंबर ऑफ पीपल है वो तो उतने के उतने ही रहेंगे। कितने लोग थे, 8 लोग थे। 8 लोगों को यहाँ रखना है। इससे इनटू में करना है कि जो एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2.5 की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बन जाएगा 20 और इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 85। तो जो नया बंदा ग्रुप के अंदर आया उसकी जो एज है वो 85 kg है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इसमें, कह रहा है कि ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देयर एवरेज, तो उनकी एवरेज क्या होगी। तो अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दे रखा है, मतलब जो पहला नंबर है ए, ये पहला नंबर ए हो गया। जो दूसरा नंबर आएगा ना बी, उसकी वैल्यू हम a+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होता है। अगर ये वैल्यू मान लो 11 है तो ये वाली वैल्यू 13 होगी। ऐसे जो तीसरा नंबर सी है उसको लिख लेंगे a+4, जो डी है उसको लिख लेंगे a+6 और जो ई है उसको लिख लेंगे a+8। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो इनका टोटल आपको करना है, तो कितना आ गया, 5 है प्लस 8 से 14, 4 18 और 2 20, इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, 5 कॉमन निकाल दो, a+4, ये आपका आंसर आ गया a+4। यहाँ पर ये 5 नहीं है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आंसर आएगा आपका a+4। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर ऑफ इज दिस। 3 चीजें हैं हमारे पास, उनका जो एवरेज प्राइस है वो ये दे रखा है, तो जो टोटल प्राइस है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 आइटम है और एवरेज इनकी ये दे रखी है, तो उन तीनों का टोटल प्राइस हो जाएगा 45,000। इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 357, देन प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, जो चीपेस्ट आइटम है, सस्ता आइटम है, तो सस्ता आइटम यही वाला होगा, इसकी रेशियो कम है, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 3 अपॉन में टोटल इसका करेंगे रेशियो का, 7 5 12 और 3 15 इंटू में 45, 15 3 45, तो 3 3 9, तो 9,000 इसकी चीपेस्ट आइटम की कॉस्ट पड़ेगी, यानी इसका ऑप्शन बनेगा ए। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर इज कैलकुलेटेड, तो 75 नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया हमने। इफ इट इज 35, तो नंबर आपके पास 75 है और मीन आपके पास 35 है। अब कहता है कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, देन मीन ऑफ द न्यू नंबर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि हर एक नंबर हमने उसमें 5 बढ़ा दिया, तो जो पहले वाला मीन था उसमें भी 5 बढ़ा दो। पहले वाला मीन कितना था, पहले वाला मीन था 35, इसमें 5 बढ़ा देंगे तो आंसर आएगा आपका 40। पूरा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब आंसर आपका 40 आ गया। इफ द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 17, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उनकी एवरेज 17 है, देन व्हाट विल बी द हाईएस्ट नंबर अमंग देम, उसमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, फिर वही यहाँ पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ गया, तो पहला नंबर में अगर x लूंगा तो अगला नंबर x+2 लूंगा, फिर x+4, फिर x+6 और फिर x+8, 5 नंबर हो गए, और इनकी जो एवरेज है वो आपको दे रखी है 17, तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, 17 इंटू में 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका टोटल आ गया। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5x हो गए, 2 4 6 6 12 और 8 20, 17 5 जा 85, इधर चला जाएगा 65 हो गया, x की वैल्यू आ गई 13। अब x 13 है तो जो पांचवा नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है वो पूछ रहा है वहां पर,
तो यहाँ पर 8 ऐड करेंगे, 13 + 8 21, तो आंसर आएगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बन गया आपके पास बी। अब यहाँ कह रहा था कि एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स बार। 10 नंबर है आपके पास, उनकी एवरेज जो होगी वो एक्स बार होगी। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हर एक नंबर अगर हमने 10% बढ़ा दिया तो हमारी एवरेज में भी 10% बढ़ेगा। हर एक नंबर अगर आपने 10% बढ़ा दिया तो आपकी एवरेज में भी 10% बढ़ जाएगा। इट इज इंक्रीज बाय 10%। आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ आपको कैलकुलेट करने की इसमें जरूरत नहीं। सेवंथ में कहता है कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। तो 11 रिजल्ट है उसकी एवरेज 60 दे रखी है, तो इनका अगर हम टोटल करेंगे 11 का तो आ गया 11 इंटू में 60, ये आ गया 660। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58। जो पहले 6 रिजल्ट है उनकी एवरेज आ गई 58। इसका टोटल कितना आ गया 6 48, 6 पंजे 30 और 4 34। एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 63। जो लास्ट के 6 नंबर है उनकी एवरेज 63 है, तो 6 दी 18, 36 और 1 37। तो ये टोटल 11 की एवरेज हुई। ये पहले 6 की है, लास्ट के 6 की। अब ये 6 और 6 ये तो मिलकर बन के 12। तो इसके अंदर एक चीज फालतू आ रही है। वो फालतू कौन सी आ रही है? जो बीच में नंबर आ रहा है। तो बीच में नंबर आ रहा है वो फालतू आ रहा है, क्योंकि वो पहले 6 में भी काउंट हो रहा है और वो लास्ट के 6 में भी काउंट हो रहा है। तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इन दोनों का टोटल ऐड कर दो। 6 और 6 12, 12 का टोटल ऐड कर दो, और ये 11 का टोटल है। उस 12 में से इन 11 का टोटल माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 348 प्लस 378, इनका टोटल करके इसमें से इसको माइनस करो। 8 8 16, 7 4 11 12, 3 3 6 7, 6 12 में से 6 गए 6, आंसर आ गया 66। ठीक है, सेवंथ का आंसर बन गया आपका ए। एट क्वेश्चन में कहता है द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड। कैप्टन है, ठीक है, ग्रुप का एक 11 मेंबर की टीम है। उसका जो कैप्टन है उसकी एज 26 ईयर्स है। एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर। और जो विकेट कीपर है वो 3 ईयर ओल्डर है, मतलब 29 ईयर्स का हो गया। तो कैप्टन 26 का हो गया और विकेट कीपर 29 का हो गया। अब आगे क्या कहता है, इफ द एज ऑफ दीज टू वर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर दें, इन दोनों को निकाल दें, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो अब जो बाकी बंदे बचे हैं उनकी एवरेज एज पिछली वाली एवरेज एज से 1 साल कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम? तो टीम की एवरेज एज क्या थी? तो हम मान लेते हैं कि टीम की जो एवरेज एज थी वो थी एक्स ईयर्स। ठीक है, और मेंबर कितने थे यहाँ पर? 11 मेंबर्स थे। इसके हिसाब से जो टोटल है वो कितना हुआ? टोटल बन गया आपके पास 11x। 11 मेंबर है, x उसकी एवरेज है, तो टोटल करेंगे 11x हो गया। अब इसमें से हमने इन दो प्लेयर को कम कर दिया, इनकी एज माइनस कर दो। 11x में से 26 और 29 दोनों को हमने कम करा। तो कम करने के बाद अब नंबर ऑफ मेंबर रह गया आपके पास 9, दो मेंबर कम हो गए। और इसकी जो एवरेज आएगी, जो पहले वाली एवरेज थी, पहले वाली एवरेज कितनी थी? एक्स उसकी एवरेज थी, उसमें से हमने एक कम कर दिया। जो पहले वाली एवरेज थी उसमें से एक कम हो गया, यानी एक्स में से एक कम हो गया। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल दो तो आपके पास उसकी एवरेज आ जाएगी 11x, 9 6 15, 2 2 4 5, 9x माइनस 9, इधर आएगा 2x हो गया, इधर चला जाएगा, 15 में से 9 गए 6, एक्स की वैल्यू आ गई 43। 43 तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 23, सॉरी 23। तो 8 का जो आंसर है वो बनेगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर आया। फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल द मल्टीपल ऑफ 8 फ्रॉम 10 टू 80। 10 से लेकर 80 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल हैं। अब 8 के मल्टीपल है तो उनके अंदर गैप सेम रहेगा कि पहला नंबर क्या आएगा, 8 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 से 80 के बीच में लेना है। तो पहला नंबर आ जाएगा 16, अगला आएगा 24, उससे अगला आएगा 32। तो मतलब 8 8 का गैप आएगा। और जब गैप इक्वल रहता है तो आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, पहला नंबर लिखो, लास्ट नंबर लिखो, एवरेज निकाल दो। पहला नंबर आएगा 16, लास्ट का नंबर आएगा 80, और इसको ऐड करके 2 से कर दो आप डिवाइड, 6 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा 48। तो ये बन गया आपका आंसर 48।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि मीन ऑफ 10 नंबर इज 30। 10 नंबर है जिनका मीन आपको 30 दिया हुआ है, यानी उनका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 300 आ गया। फिर आगे कहता है लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट नंबर 15 एंड 23 आर रॉन्गली टेकन एज दिस। तो बाद में हमने देखा कि यार जो नंबर हमने 51 लिखा हुआ है और 32 लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दबाजी में गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारना है। तो जो 51 था वो एक्चुअली में 15 था, और जो 32 था वो एक्चुअली में 23 था। अब हमें इसका करेक्ट मीन करना है। तो जो गलती हुई है उसको सुधारना है, सुधारने के लिए नया मीन हमें निकाल के देना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर गलत थे उनको हटा दो, इसमें से टोटल है ना, इस टोटल में से गलत वाले नंबर को हटा दो और उनकी जगह जो सही वाले नंबर थे उनको डाल दो। तो नंबर ऑब्जर्वेशन तो आपके पास फिर भी 10 ही रहेंगी, तो 10 से डिवाइड करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 और 5 8, 2 और 1 3, तो ये 338, इसमें से इसको माइनस करना है, 2 और 1 3 और 5 3 8, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.5। ऑप्शन बनेगा 10th का ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। कहता है कि जो एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 ईयर्स। 4 ब्रदर्स हैं जिनकी एवरेज एज 14 ईयर और 12 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ देयर मदर बी आल्सो इंक्लूडेड, अगर उनकी एज के अंदर मदर की एज भी इंक्लूड कर दें, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 5 ईयर, तो एवरेज एज 5 साल बढ़ जाएगी। द एज ऑफ द मदर इज, अब मदर की एज क्या होगी। अब यहाँ पर भी जो कंडीशनल ट्रिक्स हमने करी थी वो लगा दो। इसमें क्या हो रहा है कि 4 भाई हैं, मतलब एक ग्रुप है 4 लोगों का। अब उसके अंदर मदर भी आ गई, तो पहला ग्रुप में से कोई गया नहीं, पहले ग्रुप में से कोई गया नहीं, एक नया बंदा उसके अंदर ग्रुप के अंदर आ गया। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा दो। अब उस कंसेप्ट के अंदर क्या था कि जो प्रीवियस एवरेज एज है वो आपको लेनी है। प्रीवियस एवरेज एज कितनी है, 4 लोगों की एवरेज एज थी 12 प्लस। अब क्योंकि एक नया बंदा ग्रुप के अंदर आ गया, तो पहले 4 लोग थे, अब एक नया और ग्रुप के अंदर आ गया। इसके आने से एवरेज एज में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो एवरेज एज में 5 साल की बढ़ोतरी हो रही है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, ये 5 ही हो जाएगा, 5 × 5 = 25। इन दोनों का टोटल करेंगे तो मदर की एज आ जाएगी आपके पास 37 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 75। तो 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 75 है, तो इसका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150, 1500 टोटल आ गया। बट लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट 97 वाज मिसरीड एज 79। जो 97 था उसको हमने गलती से 79 पढ़ लिया, तो यहाँ पर भी अपनी गलती आपको ठीक करनी है। तो जो गलती से हमने पढ़ा 79 उसको माइनस कर दो, और जो सही वाली वैल्यू थी उसको ऐड कर दो। टोटल आपके पास 20 लोग थे, वो 20 ही रहेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 1500 इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो आगे आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 20, 1518 डिवाइडेड बाई 20, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 75.9। तो नई एवरेज है वो आ जाएगी हमारे पास 75.9। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 49। अब नेचुरल नंबर है तो गैप उनका सेम रहेगा, गैप सेम रहेगा तो सीधा आपको क्या करना है, पहला नंबर लेना है 1, लास्ट का नंबर लेना है 49, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, 50/2, आंसर आ गया 25। तो ऑप्शन बन गया इसका डी। उसके बाद यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले 5 मल्टीपल 3 के कौन से होंगे, पहला तो 3 हो जाएगा, पहला 3 हो जाएगा, और पांचवा मल्टीपल हो जाएगा 15, डिवाइडेड बाई 2 करो, 18/2, आंसर आ गया 9। क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रितु एंड राम इज 15 ईयर्स। रितु और राम दोनों की जो एवरेज एज है, उनकी जो एज है उसका डिफरेंस है 15 ईयर्स, एंड रेशियो ऑफ देयर एज इज 3 to द एज ऑफ राम। तो पहले वाले की जो रेशियो है उसके हिसाब से हम ले लेते हैं एज 3x, दूसरे की ले लेते हैं 2x, इन दोनों का डिफरेंस है 15।
तो मतलब x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू 15 है तो एज किसकी पूछ रहा है, ये राम की पूछ रहा है। राम मतलब 2x वाले की पूछ रहा है, तो 15 टू ज़ा 30, तो आंसर आ जाएगा इसका 30 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ कहता है सम ऑफ द एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 70 ईयर्स एंड रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2। अब इन दोनों का सम 70 दे रखा है, तो 3:2 की एवरेज है, यानी 3x प्लस में 2x, और ये आ जाएगा 70, 3 और 2 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 14। तो आपसे पूछ रहा है किसकी एज, वाइफ की एज पूछ रहा है, तो वाइफ की एज की रेशियो 2 थी, तो 2 के हिसाब से आप इसको निकालोगे, 2 इंटू में 14 यानी 28। इसका आंसर बनेगा आपका सी। 17 क्वेश्चन में कहता है द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट फॉर 10 मैचेस इज 49.9। 10 मैच खेले टीम ने, और उनकी जो एवरेज बनी वो 49.9 बनी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ गया आपके पास 499। कहता है इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मैच इज 49, जो पहले 6 मैच है तो उसकी जो एवरेज आएगी वो 49 है, तो 6 निम 54, 6 चौक 24 और 5 29। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द लास्ट 4 मैचेस, तो जो लास्ट के 4 मैच है उनकी एवरेज कितनी रही, तो टोटल 10 इनिंग का तो इतना आया, पहली 6 इनिंग का टोटल इतना आया, तो लास्ट की जो 4 इनिंग है उसका टोटल कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 9 0 और 4 माइनस 2, ये लास्ट की 4 इनिंग का टोटल है। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 51.25 ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड सन इज 14 ईयर्स। जो अभी प्रेजेंट की एज है उसमें फादर और सन की एवरेज के अंदर 14 ईयर का डिफरेंस है। तो अगर हम मान लो फादर की एज ले लेते हैं, x, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज इससे 14 कम होगी, यानी x माइनस 14। ठीक है, ये बनेगा x माइनस 14। अब कहता है कि द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। 11 साल के बाद, 11 साल के बाद इसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11, और 11 साल के बाद इसकी एज कितनी आ जाएगी, x माइनस 14 प्लस 11। अब इन दोनों की जो रेशो है वो 4 और 3 है, तो यहाँ से रेशो हमने ले ली 4 और 3 के बराबर, तो ये हो गया x प्लस 11, नीचे आ गया ये x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस में 33, 4x माइनस 12, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो कितना आ जाएगा, ये 12 इधर आके ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 1 4, और ये चला जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, x की वैल्यू तो आ गई 45, लेकिन हमसे पूछ रहा है किसकी, वो सन की पूछ रहा है, तो सन कितना था 14, इसमें से कम कर दो, 45 माइनस 14, 5 में से 4 1, 4 में से 1 3, तो 31 ईयर्स, तो 31 ईयर्स उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाली जो वीडियो है हम फिनिश करते हैं, और आई होप आपको जो एवरेज की क्वेश्चंस हैं उसको करने में इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप जनरल टेस्ट के अंदर आपका जो रेशो वाला पोर्शन है, जो एवरेज वाला पोर्शन है, वो आप बड़े इजीली कर पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही फिनिश करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ